नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों आज है 2 मार्च और राजस्थान करंट अफेयर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान में हाल ही में चर्चा में रही घटनाएं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। और दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले हम डेली की तरह एक राजस्थानी साहित्यकार के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कल हमने चंद्र सिंह बिरकाली के बारे में पढ़ा था। उनकी 3 कृतियाँ फेमस कृतियाँ हमने पढ़ी थी जो एग्जाम में पूछी गई थी। पहली कृति थी बादड़ी, दूसरी लू और तीसरी कालजेरी कोर। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं आज हम एक और साहित्यकार के बारे में जिनका नाम है मणि मधुकर, और उनकी जो 2 फेमस रचनाएं हैं वो पूछी गई है एग्जाम में, उन पर हम चर्चा करते हैं। तो पहली दोस्तों है सफ़ेद मेमने, ये एग्जाम में पूछी गई है। और उसके बाद में इनकी एक कृति और आती है जो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, पग फेरो। कि पग फेरो निम्न में से किसकी कृति है, तो मणि मधुकर की है। इसके अलावा इनकी एक कृति और है जिसका नाम है बुलबुल सराय, और एक है आलीजा घरा आजो। यानी कोई महिला है, उसका पति बाहर काम करने गया हुआ है और बहुत दिनों से घर नहीं आया है, तो उसकी जो पत्नी है उसको माध्यम बना के ये कहानी बनाई गई है। और इसमें जो उसकी महिला पत्नी है वो कह रही है कि बहुत दिन हो गए काम करने गेड़ा न, अब घरे आ जाओ, आलीजा घरा आ जाओ। ठीक है, तो ये इनकी 4 रचनाएं हैं, सफ़ेद मेमने, पग फेरो, बुलबुल सराय, आलीजा घरा आ जाओ। किसकी है? मणि मधुकर की। तो याद रखिएगा। अब हम आज की इस राजस्थान करंट अफेयर की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि राजस्थान के किस जिले में 13-14 अप्रैल 2023 को वुमेन 20 की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 2 दिवसीय बैठक आयोजित की जाएगी। यानी राजस्थान के किस जिले में, ये आगे यानी अगले महीने मार्च के बाद अप्रैल में, ठीक है, 13-14 अप्रैल को ये बैठक होगी वुमेन 20 की। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैठक होने वाली है। ये राजस्थान के किस जिले में होगी, तो याद रखिएगा ये राजस्थान के जयपुर जिले में होगी। ठीक है, अब आप समझिएगा पूरी कहानी। अब आप सभी जान रहे हैं और आप सभी को पता भी है कि हाल ही में G20 है, उसकी बैठक हो रही है। और इस G20 की अध्यक्षता हम कर रहे हैं, यानी भारत कर रहा है अब की बार 2023 की। और इससे पिछली बार कौन कर रहा था? 2022 में इंडोनेशिया। ठीक है, तो इसी के साथ साथ यानी G20 के साथ साथ क्या हो रहा है, वुमेन 20 की भी बैठकें हो रही है। ठीक है, और जो G20 है अभी मैं लिख रहा हूँ सारा, ये क्वेश्चन आप देख लेना। ठीक है, और आपको टेलीग्राम चैनल पे ये मिल जाएगा क्वेश्चन, तो डरने की कोई बात नहीं है। तो अब देखिएगा पूरी बात आप सुनिएगा। जो G20 है, ठीक है, उसकी जो 2023 में अध्यक्षता कर रहा है भारत, यानी हम कर रहे हैं। ठीक है, और इसी G20 का एक इंगेजमेंट ग्रुप है। ठीक है, इंगेजमेंट ग्रुप है जिसका नाम है वुमेन 20। अब वुमेन 20 की बैठक जहाँ होती है, जहाँ पर G20 की बैठक होती है, यानी पिछली बार G20 की बैठक कहाँ पे हुई थी? इंडोनेशिया में। तो वुमेन 20 की बैठक भी इंडोनेशिया में हुई थी। अब की बार 2023 में हमारे भारत में G20 की बैठक हो रही है, तो इसलिए जो इसका इंगेजमेंट ग्रुप है वुमेन 20, उसकी बैठक भी कहाँ पे हो रही है? भारत में हो रही है। और भारत में जो इसकी बैठक हो रही है और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया है वो जो हमारी केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी है, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी, और जिसके द्वारा हाल ही में राजस्थान के 3 व्यक्तियों को क्या दिया गया था? केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया था। वो भी आप याद रखिएगा, देश भर में 128 व्यक्तियों को दिया गया था। तो जो वुमेन 20 की जो इंगेजमेंट ग्रुप है किसका? G20 का, इसकी बैठक हो रही है। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्ष बनाई गई है अब की बार वो संध्या पुरेचा को बनाया गया है। ठीक है, संध्या पुरेचा कौन है? तो ये केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की CEO है। ठीक है, अध्यक्ष है। और इन्हीं कोई अभी हाल ही में जो वुमेन 20 की बैठक हो रही है भारत में, ठीक है, उसकी अध्यक्ष बनाया गया है। और जो वुमेन 20 है इसकी भारत के अनेक शहरों में बैठक हो रही है, जिसमें 13-14 अप्रैल 2023 को हमारे जयपुर में बैठक होगी। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा अब आपने देखा होगा कि जो G20 है 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, और हमारे राजस्थान में इसकी 2 बैठक हो चुकी है। एक दिसंबर में उदयपुर में हुई थी जिसे G20 की शेरपा बैठक कहा गया, और दूसरी जोधपुर में हुई थी जिसे G20 की रोजगार कार्य समूह बैठक कहा गया था। तो 2 बैठक हुई थी। और अभी अप्रैल है 13-14 अप्रैल को जो G20 का एक इंगेजमेंट ग्रुप है, यानी जहाँ पर G20 की बैठक होती है वहीं पर
वुमेन 20 की बैठक होती है और अब की बार ये बैठक भारत में हो रही है और भारत के विभिन्न शहरों में, जिसके अंतर्गत जो वुमेन 20 की 13 और 14 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 2 दिवसीय बैठक है वो हमारे जयपुर में होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा G20 की हमारे 2 बैठक हो चुकी है, उदयपुर और जोधपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन आपने पढ़ भी लिया होगा। ठीक है, कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सेव लाइफ अभियान किस जिले के द्वारा चलाया गया है राजस्थान के? तो दोस्तों याद रखिएगा, सीधा सीधा उदयपुर के द्वारा। अब दोस्तों उदयपुर की 1-2 बातें भी आपको पता होनी चाहिए करंट अफेयर की दृष्टि से। यानी अभी आपने देखा होगा कि जो CM युवा संबल योजना है, इसमें जो युवाओं को रुपए दिए जाते हैं, बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, जिसके तहत सबसे ज़्यादा जो युवा है उनको बेरोजगार भत्ता प्रोवाइड कराने के लिए उदयपुर का प्रथम स्थान है। तो ये क्वेश्चन भी बन रहा है कि CM युवा संबल योजना, ठीक है, में प्रथम स्थान किस जिले का है? उदयपुर का है। ठीक है, हाल ही में ये जारी हुआ है और CM युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 को चलाई गई थी और इसका नाम पहले क्या हुआ करता था? अक्षत योजना। ये भी आप याद रखिएगा और ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी है। ठीक है, इसके अलावा उदयपुर की और क्या बात है? तो उदयपुर में दोस्तों हाल ही में क्या हुआ है, जो विधि आयोग है और इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है, इसके अलावा मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी और जो आपकी केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय है, उसके सहयोग से सतत विकास और कानूनी परिप्रेक्ष्य पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। वो भी कहाँ पे हुआ है? उदयपुर में हुआ है। ठीक है, ये कल क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी था, तो उदयपुर कितनी बातें याद रखिएगा। और इस सतत विकास और कानूनी परिप्रेक्ष्य के सम्मेलन में जो हमारे केंद्रीय जो कानून और न्याय मंत्री हैं उनका नाम है किरण रिजिजू, उनके द्वारा कहा गया कि हम उदयपुर में वर्चुअल कोर्ट की स्थापना करेंगे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप। और हाल ही में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उदयपुर ने सेव लाइफ अभियान चलाया था और इससे पहले दोस्तों उदयपुर में मिशन कोटड़ा भी चलाया गया था। ठीक है, और यहाँ के जो जिला कलेक्टर है वो है ताराचंद मीणा, काफ़ी चर्चा में रहते हैं ताराचंद मीणा। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, कि हाल ही में दुबई में किसे सोशल वर्किंग के लिए अवार्ड दिया गया है? यानी दुबई में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया है हमारे जोधपुर की एक महिला है पूनम पोहानी। ठीक है, पूनम पोहानी के द्वारा दुबई में क्या किया गया है? जो सोशल वर्किंग है यानी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में बहुत सारा कार्य किया गया है, समाज की भलाई का कार्य किया गया है, इसलिए इन्हें दुबई में सोशल वर्किंग के लिए अवार्ड दिया गया है। किसको? पूनम पोहानी को। और ये कहाँ की है? जोधपुर की। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में दुबई में किसे सोशल वर्किंग के लिए अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो पूनम पोहानी जो कि राजस्थान के जोधपुर की है। 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार कर लीजिएगा इसको, कि 100 करोड़ की लागत से किस जिले में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट यानी ZLD प्लांट बनाया जा रहा है या लगाया गया है? ठीक है, लगाया गया, हाल ही में लगाया गया है। तो किस जिले में लगाया गया है? तो याद रखिएगा, पाली जिले में लगाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा पाली। ठीक है, पाली जिले में हाल ही में 100 करोड़ की लागत से जो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट है वो लगाया गया। अब ये जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट होता क्या है? ठीक है, तो ये दोस्तों क्या होता है कि एक ऐसी सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो औद्योगिक, आप सभी जानते हैं पाली है वो औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, और इस औद्योगिक क्षेत्र में जो जल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और जब औद्योगिक क्षेत्र में जल का इस्तेमाल किया जाएगा तो जल क्या हो जाता है, उसमें रासायनिक जो पदार्थ मिल जाते हैं, इस कारण जल है वो प्रदूषित हो जाता है। अब इसी प्रदूषित जल को फिर से रिसाइकलिंग किया जाएगा और उसका फिर से इस्तेमाल किया जाएगा और लास्ट में जो भी पानी बचेगा उसको बहा दिया जाएगा, जिस कारण क्या होगा दोस्तों, जल है उसका रिसाइकल करके फिर से औद्योगिक क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाएगा। और ज़्यादा इस्तेमाल अगर हम जल का करेंगे तो प्रदूषण इसका कम होगा। ठीक है, तो यानी बार बार जल का उपयोग किया जाएगा औद्योगिक एरिया में, इसलिए यहाँ पे जीरो लिक्विड
जो डिस्चार्ज प्लांट है वो लगाए गए, यानी औद्योगिक क्षेत्र में जैसे ये जल है कोई, ठीक है, उसको हमने इस्तेमाल कर लिया, फिर हमने उसे पुनः उपयोग कर उसी उद्योग कार्य में इस्तेमाल कर लिया, इसको हम बोलते हैं जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट, ठीक है। तो ये लगाया गया है कहाँ पे, पाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पाली के बारे में एक और क्वेश्चन आप याद रखिएगा, कल परसों हमने किया था कि जो पाली में एक नवाचार के तहत जो 10वीं बोर्ड की जो छात्राएं हैं उन्होंने 2021-22 में जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था उनको हवाई यात्रा करवाई गई थी जयपुर से जोधपुर तक, ठीक है। वो भी अभियान किसने चलाया था या फिर एक नई पहल किसने की थी, पाली ने की थी, ठीक है, वो भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान रैंकिंग मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन 1 से 5 मार्च ये अभी किया जा रहा है, चल रहा है, ठीक है। कहाँ पे चल रहा है, राजस्थान के किस जिले में चल रहा है, तो दोस्तों ये चल रहा है कोटा जिले में। इसका राइट आंसर होगा कोटा, यानी हाल ही में 1 से 5 मार्च तक राजस्थान रैंकिंग मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है राजस्थान के कोटा जिले में। अब दोस्तों बैडमिंटन की बात आई है तो राजस्थान की एक बैडमिंटन खिलाड़ी है, ठीक है, उनका नाम याद रखिएगा, उनका नाम है गौरांशी शर्मा। और दोस्तों गौरांशी शर्मा ने किसकी खिलाड़ी है, बैडमिंटन की। इनके द्वारा दोस्तों जो 24वां डेफ ओलंपिक हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ब्राज़ील में। जो 24वां डेफ ओलंपिक ब्राज़ील में हुआ था उसमें हमारे कोटा की जो गौरांशी शर्मा है उन्होंने भाग लिया, बैडमिंटन खेल था और इन्होंने इस डेफ ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। और डेफ ओलंपिक की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान की 3 जो खिलाड़ी हैं उन्होंने भाग लिया था। एक तो हो गई गौरांशी शर्मा, तीनों शर्मा थे, ठीक है, दूसरी वेदिका शर्मा जिनका खेल था शूटिंग, ठीक है, और इसके अलावा तीसरे खिलाड़ी हैं अभिनव शर्मा। अभिनव शर्मा की बात हमने की थी, ये जयपुर के हैं, इनका खेल भी क्या है, बैडमिंटन है। और दोस्तों जो अभिनव शर्मा है इन्होंने हाल ही में जो स्फूर्ति 2023 के नाम से एक खेल स्पर्धा हो रही है जो अंतर विद्यालय है राष्ट्रीय स्तर के, उनके मध्य जयपुर में हाल ही में ये उस स्फूर्ति 2023 के मुख्य अतिथि भी थे, ठीक है। स्फूर्ति 2023 क्या है, खेल स्पर्धा है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी था और जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो अभिनव शर्मा है जयपुर के और बैडमिंटन जो खिलाड़ी हैं वो आए थे और इन्होंने डेफ ओलंपिक 2022 में जो हुआ था ब्राज़ील में उसमें 3 मेडल जीते थे, जिनमें जो 2 गोल्ड और 1 सिल्वर, ठीक है, याद रखिएगा। और हम बात कर रहे थे राजस्थान रैंकिंग मास्टर्स बैडमिंटन जो प्रतियोगिता है उसका आयोजन 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक कोटा में हो रहा है। और कोटा की फेमस खिलाड़ी बैडमिंटन की जिन्होंने डेफ ओलंपिक में गोल्ड जीता था उनका नाम है गौरांशी शर्मा, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया कि डेफ ओलंपिक 2022 जो कि ब्राज़ील में हुआ था इसमें राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया। अब देखिएगा छठा क्वेश्चन कि रक्तदान अमृत महोत्सव में रक्तदान के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है, ठीक है, यह आपने लिख लिया होगा, साहित्यकार जो मैं अभी आपको बता रहा था मणि मधुकर की रचनाएं हैं ये। तो हाल ही में दोस्तों देखिएगा जो रक्तदान अमृत महोत्सव है उसमें रक्तदान के मामले में हमारे राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो याद रखिएगा हमारे राजस्थान का दूसरा स्थान है, ठीक है, दूसरा स्थान है रक्तदान अमृत महोत्सव में रक्तदान के मामले में। अब पहला स्थान किसका है, तो याद रखिएगा रक्तदान के मामले में पहला स्थान एमपी का है, पहला स्थान, ठीक है, पहला स्थान किसका है, एमपी का है और दूसरा स्थान हमारे राजस्थान का है। और इस रक्तदान अमृत महोत्सव के तहत दोस्तों हमारे राजस्थान में 698 शिविर लगे, कितने, 698 शिविर लगाए गए और इस शिविर के माध्यम से 32,518 यूनिट खून है वो एकत्रित किया गया, रक्त है वो इकट्ठा किया गया, एकत्रित किया गया, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और इससे भी ज़्यादा एमपी ने किया और एमपी का प्रथम स्थान है और एमपी के बाद हमारा दूसरा स्थान है, ठीक है। रक्तदान अमृत महोत्सव के दौरान रक्तदान के मामले में हमारा दूसरा स्थान है जबकि पहला स्थान किसका है, एमपी का है। और राजस्थान करंट अफेयर की इस क्लास में हमने आज 6 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए। दोस्तों आज की इस करंट अफेयर की क्लास का 7वां क्वेश्चन आपके सामने है कि राज्य का पहला वाहन स्क्रैपिंग सेंटर कहाँ शुरू किया गया है। तो दोस्तों राज्य का पहला वाहन स्क्रैपिंग सेंटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयपुर में शुरू किया गया है। स्क्रैपिंग सेंटर होता क्या है, यानी जो भी वाहन 15 साल से पुराने हैं उनको दोस्तों सड़कों पर नहीं चलने दिया जाता है और उनको तोड़ दिया जाता है, ठीक है,
और उसके बदले आपको पैसा दिया जाता है। तो यानी जो वाहन है उनका कबाड़ खाना एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनको तोड़ा जाता है, वो कहलाता है स्क्रैपिंग सेंटर। ठीक है, तो ये कहाँ पे खुल रहा है? राज्य का पहला जयपुर में खुल रहा है। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जयपुर। और दोस्तों इसका वर्चुअल उद्घाटन नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। और नितिन गडकरी जो कि हमारे केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री हैं, याद रखिएगा, उनके द्वारा इस राज्य के पहले वाहन स्क्रैपिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया, वर्चुअली उद्घाटन किया गया। और ये कहाँ पे बनने जा रहा है? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राजस्थान में राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो दोस्तों इसकी घोषणा की गई है बजट 2023-24 में। और दोस्तों इसके लिए वित्तीय जो राशि है वो भी स्वीकृत की गई है। और कितनी की गई है? तो 147.55 करोड़ रुपए। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये सेंटर कहाँ पे खोला जाएगा? राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके विकास के लिए, और जो ई गवर्नेंस है, ठीक है, उसके विकास के लिए ये सेंटर खोला जाएगा। और इसकी घोषणा है वो जो बजट है हमारा 2023-24 का, इसमें की गई है। और इसके लिए जो वित्तीय स्वीकृति दी गई है वो 147.55 करोड़ रुपए को दी गई है। और ये कहाँ पे बनेगा? तो जो खैतान पॉलीटेक्निक कॉलेज है वहाँ पे ये बनेगा। और ये जो खैतान पॉलीटेक्निक कॉलेज है ये आपका जयपुर में है। ठीक है, तो जो खैतान पॉलीटेक्निकल कॉलेज है जयपुर में, वहाँ पे राजीव गांधी सेंटर फॉर आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस की स्थापना की जाएगी। इसकी घोषणा बजट में की गई थी। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन बजट से संबंधित है कि बजट 2023-24 की घोषणा के अनुसार मेजर शैतान सिंह शहीद स्मारक और म्यूजियम का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा? तो दोस्तों मेजर शैतान सिंह जोधपुर के थे और यहीं पे इनका क्या है? शहीद स्मारक और जो म्यूजियम है वो बनाया जाएगा। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो केंद्र सरकार का जो सेंट्रल टीबी डिवीज़न है इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट में क्या आधार माने गए हैं, यानी टीबी मरीजों की पहचान करने में, उनको बेहतर इलाज देने में या फिर उनकी वित्तीय सहायता करने में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ठीक है, यानी कौन कौन से राज्य का कौन कौन सा स्थान है, कौन टीबी मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराता है और उनको वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराता है। इस आधार पे जो केंद्र सरकार का सेंट्रल टीबी डिवीज़न है उसके द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई है और इसमें हमारे राजस्थान का चौथा स्थान है। और इसमें जो सेंट्रल टीबी डिवीज़न है ये मैं मिटा रहा हूँ, आप देख लेना। तो जो सेंट्रल टीबी डिवीज़न है उसके द्वारा 15 पॉइंट, ठीक है, ऐसे क्रिएट किए गए और 15 पॉइंट में से दिए गए राजस्थान को 12.5 पॉइंट। ठीक है, और इस आधार पे राजस्थान का स्थान आया चौथा स्थान। तो राजस्थान का टीबी मरीजों को बेहतर इलाज के लिए, टीबी मरीजों की पहचान करने के लिए और वित्तीय सहायता इनको प्रोवाइड करवाने के लिए राजस्थान का भारत में चौथा स्थान है। और पहला स्थान है हिमाचल प्रदेश का। और हिमाचल प्रदेश को दोस्तों 15 में से 15 पॉइंट मिले। ठीक है, तो याद रखिएगा, अभी हमने पढ़ा था रक्तदान जो के मामले में राजस्थान का दूसरा स्थान है, पहला एमपी का है। इसी प्रकार टीबी के मरीजों की पहचान करने, बेहतर इलाज देने और इसके अलावा जो वित्तीय सहायता देने के लिए राजस्थान का चौथा स्थान है भारत में और पहला स्थान है हिमाचल प्रदेश का। और इसको हमारे राजस्थान को कितने पॉइंट मिले? 12.5, 15 में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा स्टार्टअप प्रशिक्षण और फंडिंग में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्लेटिनियम अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों ये हमारा जो विश्वविद्यालय है राजस्थान का, इसका नाम है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर, जयपुर। जो ये विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय, इसको हाल ही में जो केंद्रीय कृषि मंत्रालय है उसके द्वारा स्टार्टअप प्रशिक्षण देने के लिए, यानी कोई भी नया रोजगार किस प्रकार किया जाता है, फंडिंग यानी उसको चलाने के लिए, फंडिंग करने के लिए भी, बेहतर प्रदर्शन करने के लिए श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को जो प्लेटिनम अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, स्टार्टअप डे पूरे भारत में 16 जनवरी को बनाया जाता है।
तो आज की करंट अफेयर की इस क्लास में हमने 11 क्वेश्चन पढ़े। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और कल हम मिलते हैं 3 मार्च करंट अफेयर की क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।